ऐसे में अब सभी को 4 जून का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगा और दिग्गजों के भाग्य का फैसला सभी के सामने आएगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के 4 चरणों में कम वोटिंग ने सभी पार्टियों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई। ऐसे में सभी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि मतदान का ये पैटर्न आखिरकार क्या कहता है। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है। 4 चरणों में इस बार प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार का वोटिंग प्रतिशत 2019 की तुलना में घट गया, क्योंकि पिछले चुनाव की अपेक्षा 2024 में कुल 4% मतदान कम हुआ और यही कारण है कि सभी दिग्गजों की धड़कनें तेज हो गई हैं। मसलन अब सभी प्रदेश में कम वोटिंग को लेकर अलग अलग पैटर्न की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग के हिसाब से इस बार केवल 66.77% मतदान हुआ, जो 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 4% कम है, क्योंकि पिछले चुनाव में सभी 29 सीटों पर 71.16% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से मतदान का प्रतिशत इस बार कम हो गया। आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश की 29 में से 23 सीटों पर इस बार मतदान कम हुआ, जबकि 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश के 4 चरणों में केवल तीसरा चरण ही ऐसा रहा जहां वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा सा ज्यादा रहा। बाकी सभी चरणों में मतदान का प्रतिशत कम ही रहा। प्रदेश की 29 सीटों में से 6 सीटें ऐसी रहीं जहां मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई, जिनमें विदिशा, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, सागर और भिंड शामिल थी। लेकिन इन सीटों पर भी मतदान प्रतिशत में कोई जबरदस्त उछाल नहीं देखा गया, जबकि बाकी के सभी 23 सीटों पर मतदान कम रहा। एमपी में चरण दर चरण मतदान प्रतिशत की बात करें, पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई, जो 2019 की अपेक्षा 7.40% कम है। दूसरे चरण में 67.75% वोटिंग हुई, जो 2019 की अपेक्षा 9% कम है। तीसरे चरण में 66.75% वोटिंग हुई, जो 2019 की तुलना में 0.11% ज्यादा रही। चौथे चरण में इस बार 71.72% वोटिंग हुई, जो 2019 से 3.93% कम है। इतना ही नहीं, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2019 में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 71.16% वोटिंग हुई थी। तब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का आंकड़ा 66.77% रहा, जो 2019 के मुकाबले कम है, और आंकड़े ने दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया। हालांकि राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं हैं। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए। हालांकि भारत में ये हर बार सही नहीं होता। 1951-52 से लेकर 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हुए। 1957 से 2019 तक पहले चुनाव को छोड़कर 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 6 बार गिरा और 10 बार बढ़ा। लेकिन इनमें से मौजूदा सरकारें 8 बार फिर से सत्ता में आई और इतनी बार ही बदली गईं। यानी वोटर टर्नआउट का चुनावों के नतीजों के साथ कोई मजबूत रिश्ता नहीं, क्योंकि कई बार देखा गया कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ा तब भी सरकारें रिपीट हुई और कई बार जब घटा तब भी सरकारें रिपीट हुई। ऐसे में इसे लेकर किसी खास पैटर्न के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए 4 जून का ही इंतजार करना पड़ेगा जब नतीजे घोषित होंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो कमी आई है वोटिंग में, ये किसको परेशानी में डालेगी। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 66% वोटिंग हुई इस बार। ये पिछली बार 71% थी, और जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए उसमें करीब 77% मतदान हुआ था। ये जो इतनी कमी आई है, और विधानसभा चुनाव से तो करीब 11% की कमी है, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, खास तौर से इसके 2-3 कारण सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो राजनीतिक दलों का अपना एक सिस्टम बना हुआ होता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का अपना बूथ प्रबंधन का सिस्टम हो या कांग्रेस पार्टी का उनका मंडलम का उनका बूथ का सिस्टम हो, उस सिस्टम ने इस बार उतने अच्छे ढंग से काम नहीं किया जितने अच्छे ढंग से उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया था। विधानसभा चुनाव में बूथों के ऊपर जो सक्रियता राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की थी,
वैसी सक्रियता इस बार बूथ के ऊपर देखने को नहीं मिली और इसका क्या कारण रहा है ये राजनीतिक दलों को खुद आकलन करना चाहिए। दूसरी वजह गर्मी भी बेहद थी, शादी विवाह भी थी। दूसरी क्या है कि इस समय में लोग घूमने भी बहुत जाते हैं बाहर, काफी लोग घूमने भी गए हुए थे। कई जो परिवार में 5 लोगों के नाम है, कई लोगों के नाम भी कट गए। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई कि कई लोगों के नाम कट गए हैं। ये भी रहा कि कई बच्चे बाहर हैं मध्य प्रदेश से पढ़ाई के लिए, वो भी नहीं आ पाए इस बार। तो ऐसे अनेक कारण रहे हैं जिसके कारण ये मतदान का प्रतिशत तो थोड़ा कम रहा है। और इन सब चीजों के ऊपर जो मैं खास बात बताने जा रहा हूं कि राजनीतिक दलों के अपने सिस्टम की ये कमी है। और प्रशासन ने 2 चरणों के बाद जब मतदान कम हुआ तो तीसरे चरण में प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया और सारे कलेक्टरों ने एनजीओ के साथ मिलकर काफी प्रयास किए। उसका कुछ परिणाम भी अच्छा रहा कि तीसरे और चौथे चरण में मतदान जो है वो सम्मानजनक मतदान की स्थिति में आया। तो ये सारा अगर हम कुल मिला के देखें तो ये लोकतंत्र के प्रति जो जागरूकता जिस तरह से समाज में आनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी तो है कि वो विधानसभा के चुनाव में लोगों को कहने पे, कार्यकर्ताओं के कहने पे वोट डाल देते हैं, लेकिन अपने स्वस्फूर्त तो जाके वोट डालने का जो प्रवृत्ति होना चाहिए लोकतंत्र में मतदाताओं की, वो प्रवृत्ति अभी पूरी तरह से समाज में डेवलप नहीं हो पाई है। लोकेन जी। ठीक है, प्रियंका जी, किसको जिम्मेदार मानती हैं कम वोटिंग के लिए? देखिए, जब भी लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों को संयुक्त रूप से सहभागिता से लोकतंत्र होता है। और अगर हम बात करें इस समय के लोकसभा चुनाव की, तो अगर एनालिसिस करना अगर हम शुरू करेंगे तो विधानसभा के बाद से लोकसभा तक जो विपक्ष में उथल मची रही है, तो मैं समझ सकती हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते कि कार्यकर्ता के मानस पर इन सब चीजों का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक पक्ष का कार्यकर्ता पूरी तरह से बूथ स्तर तक लगा रहे और जागरण टोली भी जाकर के लोगों को जगा रही है और अपना मतदान करवा रही है और कोशिश कर रही है कि एक मतदाता जो है वो पहुंचे। परंतु जब प्रतिशत की हम बात करेंगे तो ये मैं बिल्कुल मतलब बिना संकोच के स्वीकार करती हूँ कि 100% मतदान कभी भी किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं गिरता है। विपक्ष के फेवर में भी जो मतदान होता है, पर अगर आपको कार्यकर्ता का मानस टूटा हुआ है, जब वो देखता है अपने जनप्रतिनिधियों को बार बार दल बदल करते हुए और असमंजस की स्थिति में, तो वो करने से थोड़ा हिचकिचाने लग जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है उसके लिए अगर हम बात करें तो विपक्ष की जो भगदड़ मची हुई है, जो तनातनी रही, ये पूरी तरह से जिम्मेदार है कि मुझे नहीं लगता कि उनके प्रतिशत का जो मतदान होना चाहिए था वो उतने ही उत्तेजना से या हम कहते उतने ही प्रेरित होकर के उन्होंने दिया होगा, क्योंकि वो किस पे विश्वास करके मतदान दें ये उनके पास में समस्या है। तो एक पक्ष का जो मतदान हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी जितना मतदान करवा सकती थी उतना उसने करवाया है और सत्ता के लिए जो आशीर्वाद देने के लिए लोग उतर सकते थे वो मैदान में उतरे और उन्होंने अपना वोट डाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 29 का जो हमारा संकल्प था, 29 सीटों के हम लोग अपना कमल का पुष्प खिलवाएंगे तो निश्चित तौर पर पूर्ण हो रहा है। और आप देखेंगे जब 4 जून को पेटियां खुलेंगी और काउंटिंग शुरू होगी तो ये सुखद अनुभव खुद हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सिद्दीकी जी, देखिए करीब 5% की ये गिरावट है लगभग। तो आप लोगों को, क्योंकि ये कहा जाता है, ऐसी हमने भी हालांकि अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जब विपक्ष बहुत अग्रेसिवली कुछ मुद्दे उठाता है तो उसका असर पड़ता है वोटर टर्नआउट में। लेकिन अगर घट गया तो क्या ये आप लोग उन मुद्दों को जो आप पूरे चुनाव उठाते रहे, महंगाई के, बेरोजगारी के, उनको जनता से उस तरीके से कनेक्ट नहीं करवा पाए क्या? संविधान को लेकर बार बार राहुल गांधी बात करते थे, वो तो बुक लेकर भी आ गए थे संविधान की। देखिए, 2014 में मत प्रतिशत बढ़ा, फिर उसके बाद 2019 में उससे ज्यादा बढ़ा और दोनों बार मोदी सरकार आई, लेकिन इस बार घट रहा है। तो ये माना गया कि जब 2004 में 60% में था, 1999 का और 2004 में ये 2% घटा और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। इसी ने भारतीय जनता पार्टी में घबराहट पैदा कर दी। अब प्रियंका जी कह रही हैं कि उनकी पार्टी ने जो है लोगों को निकाला, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से चिल्ला रही थी कि हमारे डिजिटल बूथ हैं, हमारे जो है प्रत्येक पन्ना प्रमुख है और बूथ पे 10 आदमी हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम तो 370 वोट प्रत्येक बूथ पे बढ़ाएंगे, 10% वोटों का इजाफा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
और कांग्रेस में तो कोई घबराहट नहीं थी इस बात को लेके। हम तो निरंतर अपने मतदाताओं से, हमने हमारे बूथ जो हमारा जमीनी संगठन था उससे कह रखा था कि हमारा जो मतदाता है, जहां हमारे पक्ष में अच्छा मतदान होता है, जिन पोलिंग बूथों को हम हमेशा जीतते आए हैं, उन पोलिंग बूथों पे मतदान प्रतिशत जो है सामान्य से अच्छा रहना चाहिए। वो हमको प्राप्त हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, वहां जब वो वोटिंग परसेंटेज गिरा तो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हुई। इसीलिए अमित शाह जी आए भोपाल, आधी रात को मीटिंग की उन्होंने, मंत्रियों को टारगेट दिया गया कि यदि आपने ठीक से वो नहीं कराया तो अगली बार आपकी है ना मंत्री पद खतरे में। विधायकों से कहा गया कि आपका टिकट खतरे में है। संगठन के लोगों से कहा गया, और निरंतर भारतीय जनता पार्टी बैठकों पे बैठ के करती रही। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी जाके टर्नआउट को नॉर्मल आगे बढ़ाना तो छोड़िए, टर्नआउट को नॉर्मल नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस ने, अगर आप देखिए, जहां हम लोग जीतते आए हैं, जहां भी हमको कांग्रेस को अच्छा मत प्राप्त होता आया है, आप सभी पोलिंग बूथों का डेटा उठा के देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हम इसलिए निश्चिंत है कि हमारा वोटर निकला बाहर, उसने वोटिंग की है, और उसने वोटिंग की, अच्छी खासी वोटिंग की है। तो कांग्रेस तो चलिए, आप ठीक है, आश्वस्त हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा मुद्दों की अगर बात करें, प्रकाश जी, 2014 में एक हमने देखा था कि गुस्सा था उस समय, अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार की बहुत बात हो रही थी, और एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बहुत लंबे समय बाद रिपीट हुई। 2019 की जब जिक्र होता है तो वो इस बात को लेकर जिक्र होता है कि राष्ट्रवाद का जो भावना थी उस समय शायद सर्वोपरि थी। इस बार बीजेपी ने धारा 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन क्या ये मुद्दे उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए जनता से? अगर वोटिंग के लिहाज से हम देखें कि लोग नहीं डालने आए वोट, अगर हम बीजेपी के पर्सपेक्टिव से ही देखें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम धारा 370 है, हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में अपने कार्यकर्ताओं की जो बैठक ली, उसमें उनका फोकस इसी बात पर था कि मतदान अच्छे से कराया जाए और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ने चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बनारस में भी कहा, और वो पूरे देश में बात कहते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम जब ये बात करते हैं, तो जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की थी, और जो प्लानिंग हुई, जो रणनीतियां बनी, जो बैठकें हुई, उनका जो परिणाम आना चाहिए था, उनका जो क्रियान्वयन होना चाहिए था, वो जमीनी स्तर पर उस तरह से हो नहीं पाया। और ये जो 370 वोट बढ़ने की बात एक बूथ पर है, उस तरह का कहीं पे दिखाई दिया नहीं चुनाव के दिन भी। और यही कारण रहा कि जो मुद्दे की हम अगर आप बात करें तो दो मुद्दे थे, एक मोदी जी की गारंटी थी और एक राहुल गांधी जी का न्याय था। तो दोनों ही मुद्दों के प्रति जो मतदाता है उसने अपना एक वो दिखाया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति अगर उसको लगता है कि मोदी जी ने जो कहा है उसकी गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी है, तो उसने मोदी जी के पक्ष में मतदान किया होगा। और राहुल गांधी का जो पंच न्याय की बात की थी, उसका कितना प्रचार प्रसार हुआ है तो आप सबने अपन ने देखा ही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी के उतने ज्यादा दौरे हो नहीं पाए, मोदी जी का तो काफी प्रचार प्रसार रहा है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर बढ़त में, चुनाव प्रचार के बढ़त में तो भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, और अपने मुद्दे और उनका जो घोषणा पत्र है उसको लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने जो नए हमारे मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव जी, वो लगभग 185 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए, 22-23 प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंच गए। वो लगातार घूमते रहे, सारे नेता घूमते रहे। तो ये इस तरह के चुनाव प्रचार की जो बहुलता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। लेकिन वो कितना प्रभावित कर पाई है मतदाताओं को, ये तो 4 जून को मालूम पड़ने ही वाला है। लेकिन जो एक वो दिखता है, एक रुझान दिखता है, वो निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी के प्रति लोगों का रुझान दिखाई तो दिया है। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन एक सवाल अब आप लोगों पर ये उठेगा ही कि जब आप ये कह रहे थे कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़े, तो वो तो कम से कम मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया अगर हम वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें। देखिए, वोटिंग परसेंटेज अभी तो ईवीएम में बंद है। अब बटन भाजपा का दबा है या कांग्रेस का दबा है, और 370 प्लस हुए हैं या नहीं हुए, ये 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा। अगर हम कहते हैं कि अगर इलेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो मैंने अभी इसके पहले वर्जन में भी कहा था कि 100% वोट अगर जो होता है वो किसी भी एक पक्ष पे नहीं गिरता। अगर हम बात करते हैं अगर 70 या 75% अगर वोटिंग होगा तो अगर मैं बात करूं तो 30% अगर कांग्रेस लेती है और 40% भाजपा लेती है तो भाजपा विजयी हो रही है। इसी प्रकार का रेशो रहता है। परंतु एक दल का अगर मतदाता
निकल ही नहीं रहा है, उसका कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है, पार्टी को प्रस्तावक नहीं मिल पा रहे हैं, पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो तो ये भी है ना कि उनके नहीं निकल पा रहे, आप जोड़ नहीं पाए उन्हें अपने साथ। अभी मैं अगर अतिशयोक्ति वाली वचनों की बात करना चाहूँ, मैं करना नहीं पसंद करती झूठ, लेकिन अगर मैं अतिशयोक्ति, जैसे सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं हमारे, अतिशयोक्ति वाली बात मैं करूँ तो मैं कह दूं जितना ही वोट गिरा है वो सारा भाजपा के परसेंटेज पे गिरा है, क्योंकि आपके पास में तो ना प्रस्तावक है ना प्रत्याशी है, ये भी जनता ने देखा है। आपका न्याय पत्र की आप बात करते हैं, आपके ही लोग आपके न्याय पत्र पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वोटर क्या विश्वास करेगा? वो क्यों निकलेगा? वो तो आउटिंग पे चला जाएगा। अगर ऐसा था तो नोटा के लिए तो बिल्कुल इंदौर की तो भीड़ लग जानी चाहिए थी नोटा दबाने के लिए। कहाँ दबा निकलना चाहिए। मेरा वही कहना है कि अगर विरोध करने भी निकले तो दिखना चाहिए ना सड़कों के ऊपर विरोध, कि इतना भारी विरोध हो रहा है सरकार का कि लोग बल्क अमाउंट में जा रहे हैं कि नहीं अब तो ये तानाशाही नहीं चाहिए, वो भी तो दिखना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये सारा वोट मिला है तो वो मुझे मिला और 29 कमल में खेल रहा हूँ, निश्चित तौर पे खेल रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे और ये आप ही के फेवर में गया वोट? बिल्कुल 100%। ठीक। फिरोज जी, आप कह रहे थे कि हमारे जो बूथ हैं जहां मजबूत हैं वहां अच्छी वोटिंग हुई है, तो फिर आकलन तो हो गया होगा कि 27 सीटों पर आप लड़ रहे थे चुनाव, एक सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, एक पर आप नोटा लेकर आए, तो इन 27 का फिर रिजल्ट किस तरीके का रह सकता है, उसका कुछ आकलन कर पाए कल से लेकर आज तक? देखिए, जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम 10-12 सीटें जीतेंगे और अच्छे से वो 14 भी जीत सकते हैं अगर थोड़ा सा हमको ज्यादा समर्थन मिलेगा तो। और भारतीय जनता पार्टी जहां 29-0 कह रही थी, तो ये तो कोई भी नहीं कह रहा है मध्य प्रदेश में कि ये 29-0 होने जा रहा है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने संविधान बदल रहे हैं, कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जितने मुद्दे उठाए, उससे जो कांग्रेस का वोटर था और जो फ्लोटिंग वोट था वो चार्ज हो गया, और वो पोलिंग बूथ की तरफ गया। लेकिन जिसको मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना था, या लोग जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हो गए थे, वो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आए। लेकिन सिद्दीकी जी, एक आकलन आप लोगों ने किया होगा और मैं उस पर जरूर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में आप लोग भी ये मानकर चल रहे थे जब पब्लिक से बात होती थी, क्योंकि सबसे तो आप बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, तो ये एक आकलन हुआ कि बीजेपी का जो वोटर है वो या तो बहुत ज्यादा वोकल है या अमूमन मोस्टली साइलेंट है, वो बैठा हुआ है आराम से। लेकिन बहुत सारे लोग जो चेंज की बात कर रहे थे वो आपके फेवर में गया नहीं। जो माहौल 6 महीने पहले बन रहा था चुनाव से, जब नतीजे आए तो बिल्कुल उलट थे विधानसभा चुनाव के। देखिए, एक मध्य प्रदेश का ट्रेंड आप अगर देखेंगे तो सभी पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि मध्य प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ। जितने भी पोल्स आ रहे थे, प्री पोल सर्वे आ रहे थे, एग्जिट पोल्स आ रहे थे, जो भी राजनीतिक पंडितों के रुझान थे, विशेषज्ञों की राय थी, वो सब यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश जो है वो क्लियर चेंज की तरफ जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई संभावना ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो अभी इस बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, खोखलाहट भारतीय जनता पार्टी में, ना तो सपा परेशान है इस बात से, ना बसपा परेशान है, ना और जो थर्ड फ्रंट है या इंडिया गठबंधन है, कोई परेशान नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम आ रहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की कि साहब वाराणसी में भी वो, उनको अपनी लोकसभा में भी इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो वोटरों को घर से अपने चेहरे की दम पर बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए बार बार संगठन को कहना पड़ रहा है, कांग्रेस को नहीं कहना पड़ रहा। हमको मालूम है कि हमने हमारे जो मुद्दे लोगों के बीच लेके आए हैं, उन मुद्दों के आसरे जो है हमारा जो वोटर है वो बाहर निकलेगा। जो कभी इधर परिवर्तन होता है, कभी उधर परिवर्तन होता है, उसको हमारे मुद्दे क्लिक कर रहे हैं, वो हमारे पक्ष में आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक चीज प्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं कि 3 बड़े दिग्गज अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अगर हम तीसरी सीट बात कर लें शिवराज सिंह चौहान की, यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो इसका क्या मतलब माना जाए कि कैंडिडेट का भी बहुत फर्क पड़ता है। और इन तीनों ने हमने देखा इस बार मेहनत भी बहुत ज्यादा की, सिंधिया का पूरा परिवार लगा रहा, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ज्यादा बाहर नहीं आए और दिग्विजय सिंह भी लगातार पैर पैर प्रचार करते हुए नजर आए राजगढ़ में। देखिए, जो बड़े नेता होते हैं, आपने मेरे से पूछा है? नहीं, मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे सवाल पूछा था। अच्छा जी पंकज भाई, प्रकाश जी, उम्मीदवारों को
भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट किया था, उसको लेके भी कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता रही है, क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं की ऐसी मंशा थी कि उम्मीदवार को बदला जाए। लेकिन समय परिस्थिति जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया होगा, उन्होंने अधिकांश उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया। उसके कारण भी जो विधायक थे, उन विधायकों ने भी उतनी ताकत से काम अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं किया मतदान के लिए। और वो जब बाद में 2 चरणों के बाद में जब संगठन को लगा कि अभी अमित शाह जी ने उनकी पूरी एक मीटिंग ले ली, परेड ले ली, कहा जा रहा था, नब्ज टटोली, उनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तब सब नेताओं को संदेश भेजे गए और नेता सक्रिय हुए अपने अपने बूथों पर। उसके बाद ही मतदान का प्रतिशत इतना बढ़ पाया है, इतनी ज्यादा सख्ती करने के बाद भी। और ये जो 3 बड़े नेताओं की आपने बात की, तो इन लोगों का चुनाव प्रबंधन का अपना एक तरीका है, शिवराज जी का भी, महाराज अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी और दिग्गी राजा का भी। उन्होंने अपने तरीके से चुनाव लड़ा। इनका पूरा एक समांतर सिस्टम काम कर रहा था, पार्टी संगठन के अलावा भी उस सिस्टम ने वोटरों को भी निकाला, काम किया, और इसलिए वहां का मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ भी है। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि हो सकता है कि ये तीनों लोकसभा में जाए। प्रियंका जी, लेकिन ये जो प्रकाश जी ने पॉइंट उठाया कि क्योंकि अधिकांश तो आपके ही सांसद थे, उनमें से लगभग 50% रिपीट हुए, तो और उनमें से भी 2 के अगर मैं नाम लूं, सतना गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, ये विधानसभा चुनाव हार कर आए थे, फिर भी आपने इनको रिपीट किया, तो क्या उसका भी एक कारण हो सकता है कि जनता बहुत ज्यादा इनके फेवर में नहीं थी, क्योंकि वो चाहते हैं केंद्र में सरकार बनी रही, लेकिन सांसद बदलना चाहते थे और उस चक्कर में वो वोट डालने नहीं आए? क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि अगर हम फग्गन सिंह जी की बात करें या फिर गणेश सिंह जी की भी बात करें, कारण बहुत से हो सकते हैं। उस समय जिस हिसाब से गर्मी थी, और जैसे कि प्रकाश जी भाई साहब ने कहा कि उस समय शादियों का सीजन भी कुछ ज्यादा ही था। और अगर हम बात करें, बहुत से जो वोटर्स हैं, मैंने भी वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक किया, मूवमेंट कर जाते हैं, परंतु उनका नाम कटता नहीं है और मतदाता कहीं और जुड़ भी जाता है, ये भी कई जगह देखा गया। और मुझे लेकिन इतनी आश्वस्तता, अभी आपने पूछा कि 29 का मुझे भरपूर, विधानसभा की और लोकसभा की जो लिस्ट होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें, वहां ऑलमोस्ट 77% वोटिंग हुई है। सर, तो मुझे पूरा विश्वास जितना मेरे कार्यकर्ता की मेहनत पर है, और जिस प्रकार आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि वो अभी डिक्लेयर करे कि कितना परसेंटेज मतदान हुआ और 1 दिन में बताए या 2 दिन में क्लियर करे कि कितना परसेंटेज मूव हो सकता है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी से दोषारोपण शुरू कर दिया है। मैम, समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। मैं फिरोज जी माफी चाह रहा हूं, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत